अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंपलसरी इंग्लिश 1 BA BS B.Ed कोड्स 1423 5404 और 9407 की यूनिट नंबर 5 है एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। इसमें टॉपिक्स हैं expressing certainty and uncertainty, obligation, active and passive voice, functions in the text, writing formal letters यानी job applications, listening to job interview। तो यूनिट नंबर 5 का सेक्शन ए जो है इसमें टॉपिक है एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। इसका मतलब है यकीनी और गैर यकीनी कैफियत का इजहार करना। सर्टेनिटी यकीनी और अनसर्टेनिटी गैर यकीनी। यकीनी और गैर यकीनी सूरत हाल या कैफियत का इजहार करना। दूसरा है इसमें टॉपिक एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन। इसका मतलब होता है कि फ़र्ज़ या ज़िम्मेदारी का इजहार करना। तो हम इस सेक्शन में सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और ऑब्लिगेशन का इजहार इंग्लिश में किस तरह किया जाता है ये सीखेंगे। तो ये सेक्शन जो है यूनिट का ये शुरू हो रहा है एक इंटरव्यू से। ये इंटरव्यू है फाइनेंस मिनिस्टर का, जो कि करंट ईयर बजट जो है इस साल का बजट जो है उसके बारे में बात कर रहा है। तो राइटर कहता है आप ये इंटरव्यू जो है इसको पढ़ें और नोटिस करें कि कैसे जो है फाइनेंस मिनिस्टर सर्टेनिटी का इजहार कर रहा है, यकीन होने का इजहार कर रहा है अपने इंटरव्यू में। तो हम इंटरव्यू को पढ़ते हैं। इंटरव्यूअर वो होता है जो इंटरव्यू लेने वाला। वो कहता है मिस्टर मिनिस्टर हाउ वुड यू कमेंट ऑन दिस ईयर्स बजट। तो इंटरव्यू लेने वाला पूछता है कि मिस्टर मिनिस्टर आप इस साल के बजट के बारे में क्या कहेंगे। तो मिनिस्टर कहता है वेल ऑफ कोर्स आई हैव ऑल द पॉजिटिव कमेंट्स टू मेक। कहता है कि तमाम मुस्बत चीज़ें मेरे पास कहने के लिए हैं। आई विल से दिस विद certainty that overall this budget is positive, export oriented and business friendly। तो हमने देखना है कि इस इंटरव्यू में मिनिस्टर जो है वो कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है जिनमें वो सर्टेनिटी का इजहार कर रहा है, जिनमें उसको किसी चीज़ के बारे में यकीन है। तो वो किस तरह के अल्फाज जो है इस्तेमाल करके जो है यकीनी सूरत हाल के बारे में इजहार कर रहा है। जैसे वो कहता है वेल ऑफ कोर्स, अच्छा ऑफ कोर्स बेशक, आई हैव ऑल द पॉजिटिव कमेंट्स टू मेक। वेल ऑफ कोर्स बेशक यानी उसको यकीन है, ये अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद कहता है आई एम एब्सोल्युटली श्योर, कहता है कि मुझे मुकम्मल यकीन है। आई एम एब्सोल्युटली श्योर ये एक्सप्रेशन उसने इस्तेमाल किया है यकीन के इजहार के लिए। आई एम एब्सोल्युटली श्योर दैट दिस बजट हैज़ बीन वेलकम्ड बाय ऑल कम्युनिटीज स्पेशली द बिजनेस कम्युनिटी हु हैज़ टर्म्ड इट एज एन इन्वेस्टर फ्रेंडली बजट। Above all, the most satisfying point is that the whatever recommendation we had given have been approved 100%। have been approved 100% ये भी एक्सप्रेशन है सर्टेनिटी का। कैन यू हाईलाइट सम ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द बजट। तो इंटरव्यू लेने वाला पूछता है कि क्या आप जो है प्रोमिनेंट फीचर्स बजट के जो हैं अहम जो है खूबियाँ उनको हाईलाइट करेंगे। इट इज़ डेफिनेटली अ पीपल फ्रेंडली बजट। इट इज़ डेफिनेटली का लफ्ज़ ये भी सर्टेनिटी को शो करता है। इसके बाद
नेक्स्ट सेंटेंस में कहता है इट इज़ सर्टनली वेरी गुड, इट इज़ सर्टनली वेरी गुड फ्रॉम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। सर्टनली यकीनी तौर पर, इसमें भी यकीन का इजहार है। दिस ईयर, नेक्स्ट कहता है दिस ईयर्स बजट क्लियरली इंडिकेट्स अ कट इन टैक्सेस। तो ये भी यकीन का इजहार है इस एक्सप्रेशन में भी। तो इस तरह जो है वो मुख्तलिफ तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके राइटर जो है मिनिस्टर जो है वो सर्टेनिटी का, यकीन का इजहार करता है। तो राइटर कहता है कि इस डायलॉग में आप जो है आपने देखा है कि किस तरह राइटर एक्सप्रेस करता है अपने यकीन का इजहार करके, किस तरह के एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करता है। वो एक्सप्रेशन ये हैं जो इसने इस्तेमाल किए हैं, जैसा कि वो कहता है वेल ऑफ कोर्स आई विल से दिस विद सर्टेनिटी, मैं यकीन के साथ ये कहूँगा, बेशक, आई एम एब्सोल्युटली श्योर, मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन है, इट्स एज एन एब्सोल्यूट सक्सेस, इट इज़ एन एब्सोल्यूट, ये मुकम्मल एक कामयाबी है। इन सारे सेंटेंसेस में यकीन का इजहार किया गया है, सर्टेनिटी का इजहार किया गया है, जो कि मिनिस्टर ने ये सारे सेंटेंसेस या एक्सप्रेशंस इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद राइटर कहता है कि वी कैन एक्सप्रेस सर्टेनिटी इन डिफरेंट वेज। कहता है कि सर्टेनिटी का, यकीन का इजहार हम मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू रेन, वी आर सेइंग दिस विद अटमोस्ट श्योरिटी एंड विदाउट डाउट। कहता है कि यकीनी तौर पर बारिश होने जा रही है। इट माइट रेन, वी आर मिक्सिंग विद, तो ऊपर वाले इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू रेन, कहते हैं यकीनी तौर पर बारिश होने जा रही है। वी आर सेइंग दिस विद अटमोस्ट श्योरिटी एंड विदाउट डाउट। जब ये हम कहते हैं कि इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू रेन, तो इसका मतलब है कि हमें मुकम्मल यकीन है और कोई शक नहीं है इस बात में। अगर हम कहें इट माइट रेन, तो वी आर मिक्सिंग बोथ सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी और डाउट। अगर हम कहें इट माइट रेन, तो इसका मतलब होगा कि हम यकीनी और गैर यकीनी दोनों सूरत हाल को मिक्स कर रहे हैं। हमें यकीन भी है और यकीन नहीं भी है कि बारिश होगी। Let us review the different degrees of certainty. Read this table carefully and notice how we can express certainty with different shades. कहता है कि सर्टेनिटी जो है, यकीन जो है, इसकी भी मुख्तलिफ डिग्रीज़ हैं, मुख्तलिफ हालतें हैं इसकी। जैसा कि हम कहेंगे इट्स डेफिनेटली गोइंग टू रेन, अगर हम कहें तो इसका मतलब है कि 100% हमें श्योर है कि बारिश होनी है। लुक इट्स गोइंग टू रेन, it will surely rain this afternoon, I think it will rain, I don't think it will rain। अगर हम कहें I don't think it will rain, तो इसमें डाउट आ जाएगा, अनसर्टेनिटी। it will probably may might rain, इसमें डाउट आ जाएगा, मुकम्मल कंप्लीट सर्टेनिटी नहीं होगी। it probably won't may might rain, it definitely won't rain। Using appropriate language is very important when we need to express certainty or uncertainty. Read this chart that gives you the right kind of word that we can use. डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, अगर कंप्लीट मुकम्मल यकीन हो किसी बात का तो हम कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें मुकम्मल जो यकीन ना हो लेकिन यकीन हो, स्ट्रांग यकीन हो, मजबूत यकीन हो, तो फिर कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी बात का हमें कम यकीन हो या ना यकीन हो तो हम किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कंप्लीट सर्टेनिटी के लिए जो मुकम्मल हमको यकीन हो जिस चीज़ का, उसका इजहार करने के लिए हम सर्टन या सर्टनली, डेफिनेट या डेफिनेटली, क्लियर या क्लियरली, अनडाउटेडली, ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी काम या किसी चीज़ का मुकम्मल यकीन हो। जब हमें मुकम्मल यकीन ना हो लेकिन यकीन हो तो हम प्रॉबेबली और प्रिज्यूमेबली के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जब हमें यकीन कम हो या ना हो तो हम लाइकली, अनलाइकली, पॉसिबली
नॉट पॉसिबली, परहैप्स या नॉट परहैप्स का के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो इसी की बुनियाद पे एक्सरसाइज नंबर 1 है। राइटर कहता है रीड द सेंटेंसेस बिलो एंड देन डिसाइड व्हाट डिग्री ऑफ सर्टेनिटी इज एक्सप्रेस्ड, कंसल्ट द अबव चार्ट। कहता है कि नीचे जो सेंटेंसेस हैं इनको पढ़ें और बताएं कि सर्टेनिटी की कौन सी हालत जो है, कौन सी सर्टेनिटी का इजहार किया गया है इन फिकरात में। जैसा कि it will probably never be known when he began writing poetry। probably का इजहार है इसमें, तो probably जो है ये स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि ऊपर टेबल में हमने देखा है। ये एक मिसाल हल की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं द आंसर ऑलमोस्ट सर्टनली ले इन योर रिटन स्टेटमेंट। ऑलमोस्ट सर्टनली ये जो है कंप्लीट सर्टेनिटी के लिए इस्तेमाल होता है, ये होगा कंप्लीट सर्टेनिटी। नेक्स्ट है प्रिज्यूमेबली। प्रिज्यूमेबली स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी के लिए इस्तेमाल होता है। परहैप्स लेस स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी के लिए इस्तेमाल होता है। पॉसिबल लेस स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी इस सेंटेंस के सामने लिख लें। डेफिनेटली कंप्लीट सर्टेनिटी के लिए। सर्टनली कंप्लीट सर्टेनिटी। likely less strong certainty, undoubtedly complete certainty, there is possible increase in the salary, possible less strong certainty के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपने लफाज जो हैं ये याद रखने हैं, ज़हन में रखने हैं कि कौन से लफाज किस किस्म की सर्टेनिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह की एक्सरसाइज जो है आपको पेपर में भी आ सकती है, लिहाजा इसको आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट है जी अली अहमद, एक बंदा है वो बजट के बारे में बात कर रहा है। राइटर कहता है कि उसके कमेंट्स जो हैं बजट के बारे में उनको पढ़ें और इसी की बुनियाद पे आगे एक्सरसाइज होगी और हमने देखना है कि वो अपने कमेंट्स में बजट के बारे में कैसे अनसर्टेनिटी का इजहार करता है, किस तरह के अल्फाज या एक्सप्रेशन या सेंटेंसेस इस्तेमाल करता है वो अनसर्टेनिटी के इजहार के लिए, गैर यकीनी सूरत हाल या कैफियत के इजहार के लिए वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है। कहता है अराउंड अ थर्ड ऑफ पाकिस्तान 150 मिलियन पीपल स्टिल लिविंग इन पॉवर्टी एंड द मिडल एंड द पुअर क्लासेस हैव बीन हिट बाय एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन। I doubt if this budget is addressing these two basic issues, poverty and inflation. I doubt वो शक का इजहार करता है। I doubt कहता है कि मुझे शक है कि ये बजट जो है ये पॉवर्टी इन्फ्लेशन के जो है इसको एड्रेस कहता है करेगा। कहता है मेरा इसके बारे में शक है। डाउट का इजहार करता है, अनसर्टेनिटी का इजहार इस एक्सप्रेशन में उसने किया है। The budget contains incentives for the rich, for the business class, but I would be surprised if there is much for the common man. I would be surprised if there is much for the common man. कहता है कि मैं हैरान हो जाऊंगा अगर इसमें कोई आम बंदे के लिए इस बजट में कुछ होगा तो। I would be surprised, इसमें वो शक का इजहार कर रहा है, अनसर्टेनिटी गैर यकीनी कैफियत का इजहार कर रहा है। I don't suppose that this budget is going to bring any relief for any ordinary Pakistani citizen. I don't suppose that this budget is going to bring any relief for an ordinary Pakistani citizen. इसमें भी अनसर्टेनिटी का इजहार किया गया है I don't suppose वाले सेंटेंस में। उसके बाद there is no way that the middle and poorer classes will ever live comfortably. There is no way, इसमें भी अनसर्टेनिटी का इजहार किया गया है। आई डोंट थिंक ये सेंटेंस भी है, देयर इज़ एनीथिंग बेनिफिशियल फॉर पुअर। आई डोंट थिंक कहता है मेरा नहीं ख्याल कि इसमें गरीबों के लिए कुछ मुफीद चीज़ है इस बजट में। इसमें भी उसने
अनसर्टेनिटी का इजहार किया। इट इज़ अनलाइकली दैट देयर इज़ रिडक्शन इन ट्रांसपोर्ट फेयर्स। इट इज़ अनलाइकली, इस सेंटेंस में भी उसने अनसर्टेनिटी का इजहार किया है। तो राइटर कहता है कि ये जो है ये एक्सप्रेशंस उसने इस्तेमाल किए हैं अनसर्टेनिटी के इजहार के लिए। तो अब एक्सरसाइज नंबर 2 है लिसन टू द रिकॉर्डेड टेक्स्ट 30 अगेन इन विच अहमद अली एक्सप्रेस अनसर्टेनिटीज और डाउट। राइट डाउन द स्पेसिफिक वर्ड्स ही यूजेस टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी। राइटर कहता है कि जो अल्फाज अहमद अली ने अनसर्टेनिटी के इजहार के लिए, गैर यकीनी कैफियत के इजहार के लिए इस्तेमाल किए हैं उनको यहाँ लिखें। जैसे एक मिसाल दी गई है, आई वुड बी सरप्राइज्ड, आई वुड बी सरप्राइज्ड। उसके बाद होगा आई डाउट, उसके बाद होगा आई डोंट सपोज, उसके बाद होगा देयर इज़ नो वे, उसके बाद होगा इट इज़ अनलाइकली। तो ये अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं अनसर्टेनिटी के इजहार के लिए। उसके बाद राइटर कहता है एक्सरसाइज नंबर 3 में रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सर्टेनिटी। कहता है कि मदरजा झैल सेंटेंसेस जो है इनको पढ़ें और बताएं कि कौन से अल्फाज जो है वो सर्टेनिटी का इजहार कर रहे हैं, यकीनी कैफियत का इजहार कर रहे हैं। इस तरह की एक्सरसाइज आपको इम्तिहान में भी आ सकती है। इन फैक्ट वी हैव सम ऑफ द टॉप शेफ्स इन द वर्ल्ड। इन फैक्ट जो है ये सर्टेनिटी का इजहार कर रहा है। विदाउट डाउट दूसरे सेंटेंस में विदाउट डाउट होगा। यू कैन बी श्योर, यू कैन बी श्योर। तीसरा, चौथे में होगा श्योरली, और पांचवें में होगा देयर इज़ अ डेफिनेट, डेफिनेट। तो ये अल्फाज जो हैं ये सर्टेनिटी का इजहार कर रहे हैं, यकीनी कैफियत का इजहार कर रहे हैं। नेक्स्ट राइटर कहता है कि बहुत से लोग जो हैं वो वेदर फोरकास्ट, मौसम की पेशगोई के बारे में, मौसम के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं और वो रोज़ाना जो है अखबारात जो पढ़ते हैं और खबरें सुनते हैं रेडियो टीवी पे मौसम के बारे में। तो इस तरह की मौसम के बारे में जो है अखबारात में लिखा होता है इस तरह, जैसे सनराइज़ ऊपर है सबसे पहले कि सनराइज़ यानी कि सूरज तुलू का टाइम ये है, उसके बाद सनसेट सूरज गुरूब का टाइम ये है, मून राइज चाँद के निकलने का टाइम ये है, और मून सेट और चाँद के गुरूब होने का टाइम ये है। उसके बाद मौसम की सूरत हाल में बताते हैं कि सैटरडे को थंडर स्टॉर्म होगा, यानी कि गरज चमक के साथ बारिश होगी। उसके या कहते हैं स्कैटर्ड क्लाउड्स, बिखरे हुए बादल होंगे। फिर थंडरस्टॉर्म, स्कैटर क्लाउड्स, पार्शली क्लाउडी, यानी कहीं कहीं क्लाउड्स होंगे, बादल होंगे आसमान पे। इस तरह जो है वो मौसम के बारे में बताया जाता है। लिसन टू दिस वेदर फोरकास्ट। कहता है कि इस तरह की तस्वीर होगी और उसके बाद जो खबरें पढ़ने वाला है वो इस तरह खबरें पढ़ेगा जैसा कि ये है। मोहम्मद हनीफ जो है वो खबरें पढ़ने वाला है तो वो कहेगा दिस इज़ मोहम्मद हनीफ विद द वेदर forecast. Today the weather was absolutely clear and sunny generally all over the country and specifically in the capital Islamabad. Tomorrow there will most probably be light showers in the morning in Islamabad and in neighboring areas. However, in the afternoon the weather will most likely be bright and sunny. We might even see temperatures of up to 30 degrees centigrade. In other parts of the country, the weather will most likely be hot, dry, temperature in northwest and chilly in the north. तो इस तरह वो ख़बरें जो है वो पढ़ेगा ऊपर वाले मौसम के बारे में। इसी की बुनियाद पे एक्सरसाइज नंबर 4 है
कहता है कि आपने वेदर फोरकास्ट को पढ़ा या सुना, तो आपने देखा होगा कि मिस्टर हनीफ मेड अ फ्यू वेदर प्रिडिक्शंस विद सर्टेनिटी एंड सम विद अनसर्टेनिटी। तो लिसन टू द रिकॉर्डेड टेक्स्ट नंबर 31A एंड एज यू लिसन फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। कहता है कि उस वेदर फोरकास्ट को सुने और नीचे जो खाली जगह है उसको पुर करें। तो वही पैराग्राफ है, सेम लिखा हुआ, ये भी टुडे द वेदर वाज जैसे ऊपर लिखा हुआ है, देखते हैं। ये लिखा हुआ है पहली लाइन के एंड पे टुडे द वेदर वाज, इसी तरह ये है टुडे द वेदर वाज, वही पैराग्राफ है ये लिखा हुआ। उसमें से कुछ अल्फाज जो हैं वो स्किप कर दिए गए हैं, नहीं लिखे हुए, और लाइन लगा दी गई है वहाँ। तो आपने वहाँ से देखना है उस पैराग्राफ में कौन सा लफ्ज़ लिखा हुआ है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ, एग्जैक्ट उसको उठा के इधर लिख देना है। ये कंप्लीट वही पैराग्राफ है जो ऊपर वाला है, ये वही है, उसमें से कुछ लफ्ज़ छोड़ दिए गए हैं, उधर से देख के आपने इधर लिख लेने हैं। बस यही एक्सरसाइज है, ये मुश्किल नहीं है। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द टर्म ऑब्लिगेशन, हाउ वी कैन एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। अब राइटर कहता है कि हम टर्म ऑब्लिगेशन जो है इसके बारे में पढ़ते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है, और हम ऑब्लिगेशन जो है उसका कैसे इजहार कर सकते हैं, यानी फ़र्ज़ या ज़िम्मेदारी जो है ये क्या चीज़ है और हम इसका कैसे इजहार कर सकते हैं। तो राइटर कहता है कि ऑब्लिगेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ बाइंडिंग वन सेल्फ बाई अ सोशल, लीगल और मॉरल टाई, a social, legal or moral requirement such as a duty, contract or promise that compels one to follow or avoid a particular course of action। तो इसका मतलब है कि ओब्लिगेशन का मतलब है कि मजहबी, समाजी, कानूनी या अखलाकी लिहाज से किसी बात या अमल का पाबंद होना, उसको हम कहते हैं ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन के जो सिमिलर वर्ड्स हैं, जो सिनोनिम्स हैं, जो ओब्लिगेशन की जगह पे अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं, वो हैं कमिटमेंट, ड्यूटी, नीड, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी। नेक्स्ट राइटर कहता है कि यू आर गोइंग टू लिसन टू डॉक्टर हफीज लेक्चर इन विच ही इज telling us about the responsibilities or obligations of a good citizen। तो ये डॉक्टर हफीज़ का एक लेक्चर है नीचे, उसमें राइटर कहता है कि वो बताता है कि एक अच्छे शहरी, गुड सिटीजन की क्या ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारियाँ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या एक अच्छे शहरी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो इस लेक्चर में बताता है। ये सारा लेक्चर है डॉक्टर हफीज़ का। तो इसमें जो वो ज़िम्मेदारियाँ बताता है एक अच्छे शहरी की, जो ऑब्लिगेशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो बताता है, वो ये राइटर ने नीचे लिख दी हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि राइटर आपको पूछ सकता है, आप एग्ज़ाम्स में ये सवाल आ सकता है कि एक अच्छे शहरी की खूबियाँ जो है, ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो आप लिखें। तो आपने इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को याद कर लेना है ज़ुबानी, जैसा कि पहली है गुड सिटीजनशिप मीन्स फुलफिलिंग द ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशन दैट आर इम्पोज्ड बाय लॉ ऑफ द लैंड। इनकी तर्जमे की ज़रूरत नहीं, आपने इनको ज़ुबानी याद कर लेना है। तकरीबन 10 को याद कर लें आप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये जो लिखी हुई हैं सारी ना करें, 10 तकरीबन कर लें, तो ताकि अगर पेपर में इस तरह का सवाल आ जाए तो आप उसको हल कर सकें। इनको आपने ज़ुबानी याद रखना है, एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है एक्सरसाइज नंबर 5। इसमें राइटर कहता है कि आपके ख्याल में एक अच्छा शहरी होने के लिए और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो हम में होनी चाहिए अच्छा शहरी बनने के लिए। ये जो ऊपर बताई हैं उनके अलावा, जैसा कि एक मिसाल दी है राइटर ने, वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ एल्डरली पीपल और सीनियर सिटीजन्स, हमें बड़े या सीनियर सिटीज़न जो हैं उनका ख्याल रखना चाहिए।
इसी तरह हम कह सकते हैं कि वी मस्ट हेल्प अदर्स इन अचीविंग देयर गोल्स, वी मस्ट परफॉर्म आवर ड्यूटी ऑनेस्टली, वी पे अटेंशन टू आवर family and to the we pay attention to the needs of our family and members and friends। इस तरह हम जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी ऑब्लिगेशन, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ये इबारत है। इसमें मुख्तलिफ पैराग्राफ हैं और हर पैराग्राफ जो है उसको पढ़ने के बाद उसमें से हमने एक एक्सरसाइज हल करनी है, यानी उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसी पैराग्राफ में से हमने कुछ सवालों के जवाब जो हैं वो नीचे लिखने हैं। जैसा कि पहला पैराग्राफ है, ये सारे पैराग्राफ जो हैं इसके नीचे और भी पैराग्राफ हैं। ये ऑब्लिगेशन, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ओब्लिगेशन, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी हमारी ज़िम्मेदारियां जो हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में उनके बारे में ये पैराग्राफ है। जैसा कि चिल्ड्रन एंड एजुकेशन, चिल्ड्रन बच्चों और तलीम के बारे में हमारी क्या ऑब्लिगेशन, ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में ये पैराग्राफ है। इसमें कहता है राइट बेसिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन इज़ टू ब्रिंग together people of diverse languages, cultures and social and economic circumstances and to make them a part of the larger society. Education must help prepare our children to be the productive and thoughtful citizens of tomorrow. Education is most important vehicle for maintaining and renewing personal, national, cultural and global values, and it should therefore support our children's इंडिविजुअलिटी एंड एज दे ग्रो एंड सपोर्ट देयर एम्स। अगर मैं आपको हर पैराग्राफ का एक एक लफ्ज़ का मतलब बताना शुरू कर दूंगा तो फिर ये 10 घंटे की वीडियो हो जाएगी और आप भी देख नहीं पाएंगे। तो इस पैराग्राफ में से एक्सरसाइज नंबर 6 है कि आप ये पैराग्राफ पढ़ा, इसमें 2 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नीचे लिखें इस पैराग्राफ में से ढूंढ के। तो पहला सेंटेंस जो है जो ख़त्म हो रहा है सोसाइटी पे, तीसरी लाइन के एंड पे एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन की, और दूसरी जो है आगे नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन की। ये दोनों सेंटेंस लहदा नीचे आप लिख सकते हैं। आगे है कि वही कंटिन्यू रखें अपना पैराग्राफ पढ़ना। We all share the responsibility for building and constantly improving our education system, no matter what our differences are, no matter what unexpected turns our society may take. If we are going to make education work for everyone, then we need to work together, and working together involves defining clear roles and setting out responsibilities. Education profoundly touches the life of every child and helps shape every citizen. What we teach should reflect what we value and what we believe in. The school is the heart of the community. Children learn there. It's only natural that we need to strengthen our school education. एक्सरसाइज 7 में कहता है कि इस पैराग्राफ में व्हाट डू यू थिंक आर आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू इम्प्रूव टू प्रमोट एजुकेशन। कहता है कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं इस पैराग्राफ में। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ़ वी आर गोइंग टू मेक एजुकेशन वर्क फॉर एवरीवन देन वी नीड टू वर्क टुगेदर, एंड वर्किंग टुगेदर इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग क्लियर रोल्स एंड सेटिंग आउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और दूसरी what we teach should reflect what we value and what we believe in। ये हमारी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस पैराग्राफ के मुताबिक। कहता है कि पैराग्राफ पढ़ना शुरू रखें, जारी रखें। एजुकेशन लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ए फ्री एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एजुकेशन बोर्ड्स मस्ट डेमोस्ट्रेट ग्रेट विजन एंड लीड एजुकेशनल एंड progress and should have a single aim, the best possible education for all the students
and must ensure the quality of educational programs and services extended to their students. नेक्स्ट है जी, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ये नीचे एजुकेशन के मकसद क्या हैं ये राइटर ने लिखे हैं एक एक करके। एनेबल ऑल लर्नर्स टू डेवलप देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल, एक्वायर द नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड्स नीडेड टू कंट्रीब्यूट टू हेल्दी डेमोक्रेटिक एंड प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, जनरेट अ प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल इकानमी। ये सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मकसद जो हैं ये राइटर ने लिखे हुए हैं एजुकेशन के। तो इसी की बुनियाद पे एक्सरसाइज नंबर जो है वो 8 है। इसमें राइटर कहता है कि आप जो है एजुकेशन के एम्स जो ऑब्जेक्टिव्स हैं शहरियों के लिए वो लिखें। तो आपने इन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को याद कर लेना है ज़बानी। कम से कम 10 जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको याद कर लें ताकि अगर पेपर में ये सवाल आए तो आप आसानी से हल कर सकें। ये पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो कम से कम आपने 10 पॉइंट्स जो हैं ये एजुकेशन के एम्स जो हैं और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये याद कर लेने हैं। नेक्स्ट ये कुछ साइन दिए गए हैं, जैसा कि ये रोड पे साइंस होते हैं। तो राइटर कहता है कि हमें जो है रूल्स, जो गुड सिटीज़न के तौर पर हमें रूल्स जो हैं किसी भी मुल्क के नहीं तोड़ने चाहिए। जैसा कि ये ऊपर लेफ़्ट पे है सिगरेट का निशान, उस पर लाइन लगी हुई है। तो नीचे लिखा है नो स्मोकिंग, यानी यहाँ स्मोकिंग की इजाज़त नहीं है। इसी तरह पी जो है, पी यहाँ पी का जो निशान है इसमें इसका मतलब है कि यहाँ पार्किंग की इजाज़त नहीं है। इसी तरह इधर टेलीफोन का निशान है, यानी यहाँ से आप टेलीफोन कर सकते हैं। टैक्सी यानी यहाँ खड़ी नहीं कर सकते। उसके नीचे पैदल वॉक करने का ये रास्ता है। उसके आगे इधर है पेट्रोल पंप की जो मशीन है उसका निशान है। इसका मतलब है कि यहाँ आप पेट्रोल वगैरह डलवा सकते हैं। इस तरह ये मुख्तलिफ साइंस होते हैं जो रोड्स के साथ साथ शो होते हैं। इसी यूनिट का सेक्शन बी है स्ट्रक्चर। इसमें टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो पहले हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस, इन दोनों में फ़र्क क्या है और किस तरह हम उसके बाद हम सीखेंगे कि एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं और पैसिव को एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं। तो एक्टिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस, जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं इनमें सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और द सब्जेक्ट इज़ द मेन एक्टर। एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं, एक्टिव वॉइस को उर्दू में कहते हैं फ़िल मारूफ और पैसिव वॉइस को फ़िल मजहूल। तो जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं, फ़िल मारूफ के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट जो है वो कोई काम करता है। द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, सब्जेक्ट जो है वो काम करता है और सब्जेक्ट इज़ द मेन एक्टर। या उस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो मेन एक्टर होता है, मेन किरदार होता है। एक्टिव वॉइस हैज़ अ वर्ब विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरी निशानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस की ये होती है कि एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस हैं उसमें वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद फ़ौरन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। तो एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस हैं इसमें पैटर्न जो होता है, द पैटर्न इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट, ये तीन मेन एलिमेंट होते हैं किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। जो काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम होता है उसको हम कहते हैं वर्ब। और जिसके बारे में काम होता है या जिस पर काम होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये पैटर्न होता है सेंटेंस का एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में। राइटर कहता है रीड दीज सेंटेंसेस एंड नोटिस हु द एक्टर इज इन ईच।
कहते हैं ये सेंटेंसेस पढ़ें और देखें कि इनमें एक्टर कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन है। द डॉग बीट द बॉय, इसमें द डॉग जो है ये एक्टर है। आयशा विल गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन हर रिसर्च प्रोजेक्ट एट द सेमिनार, इसमें आयशा जो है ये एक्टर है। साइंटिस्ट्स हैव कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स, तो इसमें साइंटिस्ट्स जो हैं ये एक्टर हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है। इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस द सब्जेक्ट और द एक्टर बिकम्स सेकेंडरी एंड द एम्फेसिस इज ऑन द एक्शन। जो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट जो होता है, जो काम करने वाला होता है, उसकी सानवी हैसियत हो जाती है, सेकेंडरी हैसियत हो जाती है, और फोकस जो होता है, जो ज़ोर होता है, वो काम पे होता है, काम पे फोकस होता है, ना कि काम करने वाले पे। Therefore, the focus of the sentence is on the subject, object rather than the subject. तो फोकस जो है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाता है पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में। A passive voice verb consists of form of the verb be plus a past participle. तो पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्ब की बी फॉर्म इस्तेमाल होती है और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। पैसिव वॉइस के तमाम सेंटेंसेस में वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसके बाद ऑफन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस विल कंटेन अ बाई फ्रेज। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम बाई वर्ड जो है उसका इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि काम किसने किया या किस से हुआ। रीड दी सेम सेंटेंसेस एंड नोटिस हाउ द फोकस चेंजेस फ्रॉम एक्टर टू द एक्शन। जो सेंटेंस हमने ऊपर पढ़े हैं वो नीचे उनका पैसिव वॉइस बनाया गया है ये देखने के लिए कि कैसे जो फोकस जो है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ कैसे गया है। The boy was beaten by the dog. Research presentation will be given by Aisha at the seminar. Experiments have been carried out by scientists. तो इसमें हमने ये देखा है कि फोकस जो है वो एक्टर से एक्शन की तरफ कैसे गया है। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में फोकस जो था वो एक्टर के ऊपर था, सब्जेक्ट के ऊपर था, लेकिन पैसिव वॉइस में जो फोकस है वो काम के ऊपर है, एक्शन के ऊपर है। नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया गया है। तो हम इसमें देखते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। एक्टिव के नीचे लिखा हुआ है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर वीटोड द कमेटीज रिकमेंडेशन। तो जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हैं तो कुछ रूल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक्टिव वॉइस में आपने देखना है कि सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, उसके बाद आपने देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। जब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा उसके बाद हम जब एक्टिव से पैसिव करेंगे तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा द प्रिजाइडिंग ऑफिसर सब्जेक्ट, वीटोड वर्ब, द कमेटीज रिकमेंडेशन ऑब्जेक्ट। तो ये जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है इसको जब हमने इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस करना है तो ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव सेंटेंस में इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लेना है द कमेटीज़ रिकमेंडेशन। तो जब सब्जेक्ट बनेगा तो पहले आ जाएगा द कमेटीज़ रिकमेंडेशन, उसके बाद वीटोड, क्योंकि पास्ट फॉर्म है तो पास्ट फॉर्म के लिए हम वाज लगाते हैं, उसके बाद हम लगाएंगे वाज वीटोड, उसके बाद बाई अपने पास लगेंगे बाई दी प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में उसको हमने पैसिव वॉइस में जब जाना है तो उसको वहाँ ऑब्जेक्ट बना देना है, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे।
इस तरह ये तरतीब उल्टी कर देनी है हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, तो एक्टिव से पैसिव हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है द लीडर्स आर सीकिंग अ फेयर रेजोल्यूशन टू दिस क्राइसिस। अ फेयर रेजोल्यूशन to the crisis is being sought by the leaders. Scientists have discovered traces of ice on the surface of Mars. Traces of ice have been discovered on the surface of Mars by the scientists. Action on the bill is being considered by the committee. ये जो है ये ऑलरेडी पैसिवाइज हुआ है, इसको हम एक्टिवाइज कर देंगे। द कमेटी इज कंसिडरिंग एक्शन ऑन द बिल। मोस्ट ऑफ द क्लास इज रीडिंग द बुक। द बुक इज़ बीइंग रेड बाय मोस्ट ऑफ द क्लास। ये सारे सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस हैं उनका जो ऑब्जेक्ट है उनको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया गया है, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, और जो टेंस एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल हुआ है उसी टेंस में पैसिव वॉइस में उसको चेंज कर दिया गया है। नीचे राइटर बता रहा है कि कौन सी सिचुएशंस में हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, टू एम्फेसाइज द एक्शन रादर देन द एक्टर। जब हमने काम पे जोर देना हो ना कि काम करने वाले पे, तो हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। टू बी टैक्टफुल बाय नॉट नेमिंग द एक्टर। जब हम काम करने वाले का जिक्र नहीं करना चाहते तो फिर हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। टू डिस्क्राइब ए कंडीशन इन विच द एक्टर इज़ अननोन और अनइम्पॉर्टेंट। कोई ऐसी सूरत हाल जिसमें काम करने वाले का पता ही ना हो या वो इतना इम्पॉर्टेंट ना हो। टू क्रिएट एन अथॉरिटेटिव टोन। हुक्मिया जुमले कहने के लिए भी, अथॉरिटेटिव टोन में कहने के लिए भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये राइटर बता रहा है कि कौन सी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कौन सी वॉइस किस तरह की सिचुएशन में इस्तेमाल करनी चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट हैं। रीड एक्सरसाइज नंबर 10 है रीड ऑल द रूल्स एंड एक्सप्लेनेशन दैट वी हैव गिवन यू अबव केयरफुली एंड देन चेंज द सेंटेंसेस गिवन बिलो टू पैसिव वॉइस। ये सेंटेंसेस जो है कहते हैं कि इनको पैसिव वॉइस में चेंज करें। चिल्ड्रन कैन नॉट ओपन दीज बॉटल्स ईजीली, तो इसका पैसिव वॉइस होगा these bottles cannot be opened by the children easily। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ इधर आप नोट डाउन कर लें, बाद में इनको आराम से याद कर लें या समझ लें। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है यही फिक्रे आ जाए या कोई इससे अलग फिक्रे आ जाए आपको एग्ज़ाम में, और आपको कहा जाए कि इनको एक्टिव से पैसिव वॉइस करें। तो ये जो है ना एक्टिव से पैसिव वॉइस करना, यही मेन काम है इस सेक्शन का। तो नेक्स्ट है द गवर्नमेंट बिल्ट अ रोड राइट आउटसाइड देयर फ्रंट डोर। इसका होगा अ रोड राइट आउटसाइड देयर फ्रंट डोर वाज बिल्ट बाय द गवर्नमेंट। मिस्टर बट ब्रोक द एंटीक वेज एज ही वॉकड थ्रू द स्टोर। द वेज वाज ब्रोकन बाय मिस्टर बट as he walked through the store। ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। The construction workers are making street repairs all month long। Street repairs are being made by the construction workers all month long। The party will celebrate his retirement। इसका होगा his retirement will be celebrated by the party। His professors were discussing his oral exams right in front of him। His oral exams was being discussed by his professors in front of him। Next time, my son ate all the homemade biscuits। All the homemade biscuits were eaten by my son। तो इस तरह इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस ये जो जितने सेंटेंसेस हैं इनका बन जाएगा। एक्सरसाइज
नंबर 11 है, नाउ हेयर आर सम सेंटेंसेस दैट आर इन पैसिव वॉइस, रीराइट देम इनटू एक्टिव वॉइस। यह कहता है कि ये पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस हैं, इनको एक्टिव वॉइस में करें। माई बुक्स वर स्टोलन बाय समवन यस्टरडे। इसका एक्टिव वॉइस होगा समवन स्टोल माई बुक्स यस्टरडे। नंबर 2 है, these books had been left in the classroom by a careless student. A careless student had left these books in the classroom. The house had been broken into by someone while the owners were on vacation. Someone had broken into the house while the owners were on vacation. A child was being carried downstairs by a strong firefighter. A strong firefighter was carrying a child downstairs. The street had been blocked off by the police. The police had blocked off the streets. Have you seen the new movie that was directed by Steven Spielberg? Have you seen the new movie that Steven Spielberg directed? My car is in the garage being fixed by a mechanic. A mechanic is fixing my car in the garage. इस तरह ये जो है पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस चेंज होंगे टेंसेस। एक्सरसाइज नंबर 12 में राइटर कहता है कि रीड द लिस्ट ऑफ वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स, देन रीड द सेंटेंसेस दैट फॉलो, फिल इन ईच ब्लैंक विद करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। नीचे कुछ खाली जगह दी गई हैं और उनके ऊपर जो है कुछ अल्फाज दिए गए हैं। इन अल्फाज की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा के हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। जब हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा के, ये तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी है राइटर ने, तो जब इनकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो कहता है राइटर कि आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएंगे। जैसे है रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट ये एक ड्रामा है, शेक्सपियर ने लिखा है, उसका नाम है। तो ऊपर जो है जो अल्फाज हैं उनमें से जो वर्ड यहाँ फिट आता है वो राइट है। राइट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा रिटन। रोमियो एंड जूलियट वाज रिटन बाय शेक्सपियर, यहाँ हो जाएगा वाज रिटन बाय शेक्सपियर। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर caused by rash driving than anything else. Romeo and Juliet was written by Shakespeare. Traffic accidents are caused by rash driving than anything else. The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Rice were grown first by Koreans, Chinese, and Japanese. The light bulb was invented by Edison. The law of gravity was seen by Newton. The moons of Jupiter were discovered by Galileo. Everest was climbed by Sir Edmund Hillary. The pyramids were discovered by the pyramids were built by the pharaohs। तो इस तरह हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे, ये अल्फाज जो है लगा के इनकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 13 है, हियर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। ताकि एक और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। यहाँ वी आर गिविंग यू 4 टॉपिक्स, राइट 1 एक्टिव सेंटेंस एंड 1 पैसिव सेंटेंस। ताकि राइटर कहता है कि हम आपको 4 टॉपिक्स दे रहे हैं। हर टॉपिक पे आपने एक एक्टिव सेंटेंस लिखना है और एक पैसिव सेंटेंस लिखना है। पहला टॉपिक जो है उस पर उन्होंने सेंटेंस लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर कि हमने इस तरह के सेंटेंस लिखने।
टाइटैनिक द sunken ship, Troy the destroyed city, banana production uses of leather. Sunken ship, how was the Titanic sunk? By an iceberg. कहते हैं कि टाइटैनिक कैसे डूबा? आइसबर्ग डिस्ट्रॉयड द टाइटैनिक। एक्टिव वॉइस सेंटेंस ये उन्होंने बनाया है। उसके बाद टाइटैनिक वाज डिस्ट्रॉयड बाय एन आइसबर्ग, ये पैसिव वॉइस। इस तरह उन्होंने नीचे टॉपिक दिए हुए हैं, तो हमने इनके एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस। हु डिस्ट्रॉय द सिटी ऑफ ट्रॉय? द ग्रीक्स। इसका हो जाएगा एक्टिव सेंटेंस होगा द ग्रीक्स डिस्ट्रॉयड द सिटी ऑफ ट्रॉय, और पैसिव होगा द सिटी ऑफ ट्रॉय वाज डिस्ट्रॉयड बाय द ग्रीक्स। नेक्स्ट है जी प्रोडक्शन। वेयर आर बनानास ग्रोन? बनाना कहाँ पैदा किए जाते हैं? ब्राज़ील। ब्राज़ील ग्रोज बनानास, एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा, और पैसिव होगा बनानास आर ग्रोन बाय ब्राज़ील। आखिरी सेंटेंस है व्हाट इज़ लेदर यूज्ड फॉर हैंडबैग्स जैकेट्स? हैंडबैग्स जैकेट्स यूज़ लेदर, या फिर हो जाएगा पैसिव वॉइस लेदर इज यूज्ड बाय हैंडबैग्स और जैकेट्स। इस तरह ये सेक्शन डी जो है ये एहतमाम पजीर हुआ। इसी यूनिट का सेक्शन सी है रीडिंग। रीडिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा। रीडिंग का मतलब पढ़ना। हम मिसाल के तौर पर हम मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीरें पढ़ते हैं, मसलन नावल्स, शॉर्ट स्टोरीज़, पोइट्री बुक्स, न्यूज़पेपर्स, हिस्टोरिकल बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, मैनुअल्स, प्रोफेशनल बुक्स, बिजनेस लेटर्स एंड रिपोर्ट्स। इस तरह की हम मुख्तलिफ़ तहरीरें पढ़ते हैं। इन मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीरों को पढ़ने के लिए हम तरीक़ाकार और तकनीकें भी मुख्तलिफ़ इस्तेमाल करते हैं। मसलन अखबार पढ़ते हुए हम अपनी नज़रें तेज़ी के साथ और सरसरी अंदाज में पहले शह सुर्खियाँ पर डालते हैं, फिर अपनी दिलचस्पी की किसी खबर की तफसील पढ़नी हो तो वो कदरे आस्ता रफ्तार से पढ़ते हैं। रेलवे स्टेशन पर रेलवे टाइम टेबल को पढ़ना हो तो हमारी नज़रें तेज़ी से मतलूबा ट्रेन का नाम और उसकी आमद का वक्त ढूंढती हैं। इसके बरअक्स नावल, अफसाना या शायरी जो है उसकी कोई किताब पढ़ते हुए हम ठहर ठहर के आराम से पढ़ते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं, और दरसी किताब का मुतालिया नहायत तवज्जो और कदरे कम रफ्तार से करते हैं। तो इस तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो तहरीरें पढ़ते हैं एडवर्टीज़मेंट में, ट्रैवल ब्रोशर्स, ये डिक्शनरी, न्यूज़पेपर, ये मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीरें होती हैं, और इनको हमारा तरीक़ाकार पढ़ने का वो भी मुख्तलिफ होता है। तो राइटर कहता है कि सो वी कैन से दैट देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ रीडिंग टेक्स्ट एंड वी रीड डिफरेंट टेक्स्ट विद डिफरेंट पर्पसेस। कहता है कि ये पढ़ने वाली जो तहरीरें हैं ये मुख्तलिफ़ इक़साम की होती हैं, और इन मुख्तलिफ़ इक़साम की तहरीरों को पढ़ने के मकासद भी मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन कहता है कि इन दिस सेक्शन वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन पर्टिकुलर फंक्शन दैट वी फाइंड इन टेक्स्ट एंड दिस फंक्शन इज़ इंस्ट्रक्शन। तो कहता है कि इस सेक्शन में हम पढ़ने का, टेक्स्ट पढ़ने का, तहरीरें पढ़ने का जो एक फंक्शन है उसके बारे में हम समझेंगे, सीखेंगे, और वो फंक्शन है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मीन्स जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि हदायत। तो एक्सरसाइज नंबर 14 है व्हेन एवर यू रीड समथिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट मेन पर्पस और फंक्शन। तो जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस टेक्स्ट का जो मेन मकसद है या फंक्शन है उसको हम समझें। हेयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग टेक्स्ट, रीड ईच एंड देन टिक द राइट आंसर्स। तो कहता है कि यहाँ हम नीचे मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्स्ट जो है वो दी है राइटर ने, इनको पढ़ना है, और उन्हीं के मतलब नीचे जो है कुछ ऑप्शंस दी गई हैं उनको टिक करनी है। पहली जो टेक्स्ट दी गई है इसको हम पढ़ते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं।
ये भी आपके इम्तिहान में इस तरह की कोई टेक्स्ट आ सकती है कि इसको पढ़ें और इस उसके जो नीचे क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दें, ताकि राइटर को ये पता चले कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का क्या लेवल है। टू गेट टू द लाइब्रेरी एट कॉलेज, टू गेट टू द लाइब्रेरी एट कॉलेज, कॉलेज में लाइब्रेरी में जाना, इसके बारे में ये टेक्स्ट है। फर्स्ट गो इन थ्रू द फ्रंट डोर, कहता है कि फ्रंट डोर में से होते हुए जाएं। अहेड ऑफ यू इज़ द रिसेप्शन डेस्क, आपके आगे रिसेप्शन डेस्क आएगा। टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ जाएं एंड गो इनटू द लॉबी, लॉबी में चले जाएं। टर्न राइट, दाएं मुड़ जाएं। लाइब्रेरी इज़ द फर्स्ट एंट्रेंस ऑन योर लेफ्ट। डोंट फॉरगेट योर स्टूडेंट कार्ड, अपना स्टूडेंट कार्ड भी साथ ले जाएं। तो ये लाइब्रेरी जाने का, कॉलेज की लाइब्रेरी जाने का ये रास्ता बताया गया है इस टेक्स्ट में। इसका मेन मकसद यही है इस टेक्स्ट का। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस पीस ऑफ राइटिंग। तो पहला क्वेश्चन इसके बारे में राइटर ने पूछा है कि ये पीस ऑफ राइटिंग जो है इसका मेन मकसद क्या है। नीचे ऑप्शंस दी गई हैं 4। टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स ऑफ व्हाट इज़ इन द लाइब्रेरी, टू एक्सप्लेन हाउ टू गेट टू द लाइब्रेरी, टू एक्सप्लेन why it is important to take your car to the library, to persuade us to visit the library। ये जो दूसरी ऑप्शन है टू एक्सप्लेन हाउ टू गेट टू द लाइब्रेरी, ये ठीक है। इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है। हो सकता है इसी तरह यही पैराग्राफ आ जाए। व्हाट सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट इज़ दिस, ये किस किस्म की टेक्स्ट है। ये है जी अ नोट, अ मीमो, एन ईमेल, इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, हदायत दी गई हैं। हु इज़ गोइंग टू रीड दिस, अ स्टूडेंट, एनीवन, अ विजिटर, द लाइब्रेरियन। अ स्टूडेंट, स्टूडेंट इसको पढ़ेगा क्योंकि स्टूडेंट ने लाइब्रेरी में जाना होता है। नेक्स्ट टेक्स्ट है फॉर सेल, फॉर सेल कोई चीज़ फॉर सेल है। चाइल्ड्स बाइक, चाइल्ड एक बच्चे की बाइक जो है वो सेल के लिए है। सूट एज 6 to 9, 6 से 9 साल के बच्चे की जो उम्र है उसके लिए वो ठीक रहेगी बाइक। 5 years, गुड कंडीशन, ऑलमोस्ट न्यू। 5 gears, तो उसके 5 gears हैं, अच्छी हालत है, तकरीबन नई है। फाइनल प्राइस 2000 है, आगे टेलीफोन नंबर दिया गया। तो इस टेक्स्ट में हमने क्या सीखा है जी। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस, इसका मेन पर्पस क्या है। टू टेल अस दैट द बाइक इज़ फॉर सेल, टू परस्यूट समवन टू बाई अ बाइसाइकिल, टू मेक अस हैप्पी, टू टेल अस हाउ टू फाइंड द बाइक, टू टेल अस दैट द बाइक इज़ फॉर सेल। व्हाट सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट इज दिस, किस तरह किस्म की ये टेक्स्ट है। ये अ पोस्टर, अ मैसेज, अ नोट, अ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, अ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है ये। हु इज़ मैन टू रीड दिस, ये किसके लिए है। ये चिल्ड्रन, एनीवन, पेरेंट्स, शॉपकीपर। चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन के लिए है। फ्रेश पी सोप, ये एक सोप के बारे में टेक्स्ट है। लंप ऑफ बटर, 1 ऑनियन, यानी सोप किस तरह बनाया जाता है ये इसके बारे में। लंप ऑफ बटर, यानी बटर डालने, उसमें ऑनियन डालने, 400 ग्राम पीस डालने, हाफ लीटर वाटर डालने, उसमें 3 टेबल स्पून क्रीम डालने, पेपर एंड साल्ट टू टेस्ट के लिए पेपर, काली मिर्च और नमक डालें। ये टेक्स्ट है जी। सोप बनाने का तरीका इसमें बताया गया है। नेक्स्ट, इसमें मेल्ट बटर इन पैन एंड फ्राई, ऊपर अज्जा बताए गए, नीचे ये तरीकाकार बताया गया है कि किस तरह बनानी है। एंड फ्राई ऑनियंस फॉर अ फ्यू मिनट्स, स्टरिंग ओकेजनली एंड ऐड द पीस एंड वाटर, देन दिस इज सीजनिंग, कवर एंड सिमर फॉर 15 मिनट्स, स्टरिंग ओकेजनली, ब्लेंड द सोप इन अ फूड प्रोसेसर, स्टर इन द क्रीम। ये तरीकाकार बताया गया सोप बनाने का। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस टेक्स्ट, इस टेक्स्ट का क्या मतलब है। टू इन्फॉर्म अस ऑफ द क्वांटिटीज नीडेड, टू कीप अस एंटरटेन, टू इन्फॉर्म अस दैट द पी सोप इज easy to make, to tell us how to make a pea soap।
ये जो आखिरी ऑप्शन है टू टेल अस हाउ टू मेक अ पीस ऑफ, ये ठीक होगी। व्हाट सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट इज दिस, ये होगा जी एडवर्टीजमेंट, मैसेज, इंस्ट्रक्शन, स्टोरी। इंस्ट्रक्शंस ठीक ऑप्शन होगी। हु इज मेंट टू रीड दिस बुक, टू रीड दिस टेक्स्ट, फैमिली, एनिमल, फ्रेंड्स, अ पर्टिकुलर पर्सन। अ पर्टिकुलर पर्सन जो है इसको पढ़ेगा, यानी कुक इसको पढ़ेगा। नेक्स्ट राइटर कहता है लेट अस टॉक अबाउट इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट्स वेयर वी कैन फाइंड इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट। कहते हैं इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट ऐसी टेक्स्ट होती हैं जिनमें हदायत दी जाती हैं। तो नॉर्मली वी रीड इंस्ट्रक्शन इन रेसिपीज और डू इट योर सेल्फ मैनुअल्स, दे आर यूजुअली रिटन यूजिंग द इम्पेरेटिव। कहते हैं कि आम तौर पर हमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये रेसिपीज़ में दी जाती हैं कि इस तरह करो, ये करो, पहले ये करो, बाद में ये करो, फिर ये करो, ऐसा करो। रेसिपी कोई बनानी हो उसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो इंस्ट्रक्शन जो है ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में दी जाती हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मीन्स यानी हुक्मिया जुमलों में दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हैव द इम्पेरेटिव। सेंटेंस है यू शुड नॉट स्मोक हेयर, आपको यहाँ स्मोक नहीं करना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन दी गई है इसमें। लेकिन वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में कैसे दी जाती है, डोंट स्मोक हेयर, यहाँ सिगरेट नोशी मत करें। यू मस्ट फिक्स दिस विद ग्लू, ये सेंटेंस होगा। और इम्पेरेटिव में कैसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है, फिक्स दिस विद ग्लू। यू मस्ट नॉट रन, डोंट रन। यू विल नीड 300 ग्राम ऑफ फ्लोर, टेक 300 ग्राम ऑफ फ्लोर। तो इस तरह इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जो कि वर्ब से शुरू होते हैं और उनमें हुक्म दिया जाता है कोई काम करने के लिए। An instructive text is a text in which you read explanation about how to do something। तो इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट जो है, हदायत वाली तहरीर जो है, इसमें राइटर कहता है कि हम किसी चीज़ के करने के बारे में कि कोई काम किस तरह करना है उसके बारे में हमें वजाहत से बताया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्ट्रक्शंस अबाउट हाउ टू गेट टू अ पासपोर्ट, हाउ टू चूज द राइट कार और हाउ टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट और ऑल इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट। कहता है कि मिसाल के तौर पर हदायत पासपोर्ट हासिल करने के बारे में या कोई ठीक कार का इंतखाब करने के बारे में इंस्ट्रक्शंस या कोई एक्सपेरिमेंट तजर्बा करने के बारे में हदायत जो है, ये तमाम इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट होती हैं। व्हेन यू आर रीडिंग और राइटिंग एन इंस्ट्रक्शंस पीस इट इज़ नेसेसरी टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। राइटर कहते हैं जब आप कोई इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं तो ये चीज़ें जो हैं आपने ज़हन में रखनी है। यूज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि आप अगर कोई इंस्ट्रक्टिव ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसको ज़हन में रखना है। मिसाल के तौर पर इफ़ यू आर एक्सप्लेनिंग हाउ टू चेंज अ फ्लैट टायर देन ऑल द नेसेसरी स्टेप्स मस्ट बी रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि अगर आप किसी को टायर चेंज करने के बारे में बता रहे हैं तो उसको तरतीब से बताना है कि पहले ये करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। इस तरह तरतीब के साथ उसको बताना है। उसके बाद है स्टिक टू द पॉइंट, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उसी के बारे में बात करनी है, उसी के बारे में तरतीब से बताना है, ना कि कोई और टॉपिक उसमें ऐड नहीं करना। तो इस तरह इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट जो है लिखी या पढ़ी जाती हैं। Recipes are kind of instructive text. Here is a recipe, read it and notice how instructions are given in imperative। नीचे एक रेसिपी है चिकन टिक्का की, तो कहता है रेसिपीज़ जो है ये इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट होती हैं और ये इम्पेरेटिव फॉर्म में होती हैं। तो ये नीचे पढ़ें उसको, तो बस ठीक है। ये इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट का आपको पता चल गया कि वो क्या बला है, इतना ही काफ़ी है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो नीचे है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन डी की तरफ चलते हैं जो कि है राइटिंग। इसमें हम पढ़ेंगे जी राइटिंग फॉर्मल लेटर्स, जॉब एप्लीकेशंस। फॉर्मल लेटर्स
किस तरह लिखे जाते हैं, जॉब एप्लीकेशंस किस तरह लिखी जाती हैं। यू हैव लर्नड अबाउट हाउ टू राइट इनफॉर्मल लेटर्स इन द प्रीवियस यूनिट्स। पिछली यूनिट्स में आपने इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में पढ़ा। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स हैव अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस such as applying for a job, confirming business deals, complaining about inadequate goods or services, or soliciting new customers for your business, etc. तो राइटर कहता है फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं इनमें मुख्तलिफ मकासद होते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर्मल लेटर लिखने का एक मकसद जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखना होता है, या कोई बिजनेस डील कंफर्म करना, या कंप्लेन करना किसी की सर्विसेज या गुड्स चीज़ों के बारे में। तो however all these letters have a common goal to get the results that you want from someone you may or may not know personally। लेकिन इन तमाम फॉर्मल लेटर्स का मतलब नताइज हासिल करना होता है। probably the most important formal letter you will be writing will be job application। सबसे अहम फॉर्मल लेटर जो आप लिखते हैं उसमें से सबसे अहम जो है वो जॉब एप्लीकेशन होता है। तो इस सेक्शन में हमारा फोकस जॉब एप्लीकेशन पर होगा। रीड एक्सरसाइज नंबर 16 है। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चेक योर अंडरस्टैंडिंग, डिसाइड इफ यू आर ट्रू और फॉल्स। इसमें कहता है कि हाउ मच डू यू नो अबाउट राइटिंग फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स के बारे में जो लिखा जाता है उसको आपको कितना इल्म है कि आप किस तरह फॉर्मल लेटर लिखते हैं। When the letter starts with dear sir, we end it with yours sincerely. You can end a letter to someone who you know with best wishes. The first paragraph of the letter should explain your reason for writing. You should leave a space between each paragraph. You are writing a formal letter. It is not good idea to use contractions. When you are writing an application for a job, it is good idea to say what a wonderful person you are. For example, I am intelligent, honest and hardworking। जब when the letter starts with dear sir, we end it with yours sincerely। तक जब लेटर जो है डियर सर से अगर शुरू हो तो उसका अख्ताम जो है लेटर के एंड पे हम योर्स सिंसियरली लिखेंगे। यू कैन एंड अ लेटर टू समवन यू नो विद बेस्ट विशेस। अगर आप किसी को जानते हैं जिसको आप ख़त लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो उसको जो एंड होगा एंड पे हम बेस्ट विशेस लिखेंगे। द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेटर शुड एक्सप्लेन योर रीज़न फॉर राइटिंग। पहला पैराग्राफ जो हो वो ये बताए कि आप क्यों लिख रहे हैं। यू शुड लीव अ स्पेस बिटवीन ईच पैराग्राफ। हर पैराग्राफ के दरमियान स्पेस जो है वो आपको छोड़नी चाहिए, एक लाइन की तकरीबन। इफ़ यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू यूज़ कंट्रैक्शंस। अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं जैसे कि जॉब एप्लीकेशन है तो उसमें कंट्रैक्शंस का इस्तेमाल ना करें। शॉर्ट कंट्रैक्शन का मतलब ये जो शॉर्ट फॉर्म होती है अल्फाज की वो इस्तेमाल ना करें। व्हेन यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर अ जॉब इट इज़ गुड आइडिया टू से व्हाट अ वंडरफुल पर्सन यू आर। फॉर एग्जांपल एंड आई एम इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। जब आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं तो उसमें आप अपनी खूबियाँ जो हैं उनको ज़रूर बयान करें कि आप इंटेलिजेंट हैं, ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग हैं। ये और भी जो खूबियाँ आपकी या अचीवमेंट्स हैं उनको ज़रूर मेंशन करें। Here are some tips for formal letter writing। फॉर्मल लेटर राइटिंग लिखने की कोई टिप्स हैं, कुछ टिप्स हैं राइटर ने यहाँ दी हुई। Let the be polite even if you are writing a complaint। अगर कोई कंप्लेंट भी लिख रहे हैं लेकिन फिर भी पोलाइट रहें, सख्त लहजा ना करें। बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ब्रीफ रहें, मुख्तसर रहें और टू द पॉइंट, मेन बात करें। यूज़ फॉर्मल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज एंड चेक योर लेटर फॉर एरर्स। कहते हैं कि सही ज़ुबान का इस्तेमाल करें और अपनी गलतियां जो हैं उनको ध्यान में रखें। टेल व्हाट योर लेटर इज़ अबाउट इन द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में बताएं कि आपका लेटर किस चीज़ के बारे में है। बी ऑनेस्ट, बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, बी पॉजिटिव। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है फॉर्मल लेटर लिखने में। राइटिंग इफेक्टिव जॉब एप्लीकेशन लेटर। जॉब एप्लीकेशन लेटर जो है वो किस तरह
आपने किस किस तरह आपको लिखना चाहिए। नेक्स्ट राइटर कहता है कि राइटिंग एन इफेक्टिव जॉब एप्लीकेशन, आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जॉब करने की ज़रूरत पड़ती है, तो कभी ना कभी आपको जॉब एप्लीकेशन जो है लिखनी पड़ती है। तो उसके लिए जॉब एप्लीकेशन जो है वो जितनी अच्छी लिखी जाएगी उतने ही जॉब हासिल करने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जॉब एप्लीकेशन लिखने के लिए कौन सी स्किल्स और कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, तो इसमें एप्लीकेशन जो है जॉब एप्लीकेशन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें होती हैं। ये लेआउट है फॉर्मल लेटर का एलिमेंट्स जो जॉब एप्लीकेशन में होती हैं। सबसे पहले लेटर हेड, उसके बाद नेम एंड एड्रेस, उसके बाद है डेट, रेफरेंस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, मेन मैसेज, सिग्नेचर, एनक्लोजर्स। इनको हम देखते हैं एक एक करके कि इनका क्या मतलब है। लेटर हेड, दिस विल इंक्लूड योर कंपनीज नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर एंड ईमेल एड्रेस। लेटर हेड जो है ये इसमें होता है कंपनी का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस। लेटर हेड जो होता है इसमें, उसके बाद आ जाता है नेम एंड एड्रेस। ऑलवेज इंक्लूड द रिसिपिएंट्स नेम एंड एड्रेस एंड अ जॉब टाइटल इफ अप्रोप्रिएट। डबल चेक दैट यू हैव द करेक्ट स्पेलिंग्स। जिसको आप लेटर लिख रहे हैं जॉब एप्लीकेशन, उसका नाम, एड्रेस और जॉब टाइटल भी आप मेंशन कर दें। डेट, ऑलवेज डेट योर लेटर, लेटर के ऊपर डेट जो है वो भी लिखें। रेफरेंस, दिस इज़ ऑप्शनल, ये कहता है रेफरेंस जो है ये ऑप्शनल होता है। रेफरेंस इज़ अ गुड आइडिया इफ़ यू हैव अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस यू वांट टू रिफर टू द अर्लियर ones, बट these as modern word processors made this an easy task to keep records. Salutations, the type of salutation depends on your relation with the recipient. Salutation जो है ये डिपेंड करती है कि जो जिसको आप लेटर जॉब एप्लीकेशन या लेटर लिख रहे हैं उसके साथ आपका कैसा तल्लक है। आमतौर पर डियर सर, मैडम जो है सर या मैडम लिखा जाता है सैल्यूटेशन जगह। सब्जेक्ट, अगेन दिस इज़ ऑप्शनल बट इट्स इंक्लूजन कैन हेल्प द रिसिपिएंट अंडरस्टैंड द एम और थीम ऑफ योर लेटर। सब्जेक्ट लिखना लेटर में, सब्जेक्ट यानी कि किस चीज़ के बारे में, ये भी ऑप्शनल होता है। अगर लिख दें तो पढ़ने वाले को जल्दी समझ आ जाती है कि ये लेटर किसके बारे में। मेन मैसेज और बॉडी, दिस विल कंटेन आइदर वन और मोर पैराग्राफ्स, ईच पैराग्राफ डीलिंग विद वन पॉइंट ओनली। इसमें मेन पैराग्राफ जो है होता है और इसमें मेन जो मैसेज जो दिया जाता है, आपकी जो मेन बात होती है वो लिखी जाती है। एनक्लोजर्स, इफ़ यू इंक्लूड अदर मटेरियल इन द लेटर पुट एनक्लोजर as appropriate and is written 2 lines below the last entry। ये कोई और जो चीज़ भी आप साथ लगाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो वो लेटर के एंड पे लिख दें। हेयर इज़ सैम्पल फॉर्मल जॉब एप्लीकेशन लेटर। तो इस तरह का जो फॉर्मेट होता है। योर एड्रेस, नोटिस नो कॉमर्स, यू कैन इंक्लूड योर नेम इफ़ यू विश। सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखना है जिस तरह ये लिखा हुआ है 15 अस्करी अपार्टमेंट, लाहौर, पाकिस्तान, 13 नवंबर 2005। फिर आगे आ जाएगा मिस्टर हसनैन जैदी, ईस्टर्न कम्युनिटी सर्विसेज। ये जिस बंदे को आप लिख रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। 104 गालब रोड, गुलबर्ग, लाहौर, पाकिस्तान। ये जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा। ये नीचे सैल्यूटेशन है, डियर मिस्टर जैदी। इस तरह सैल्यूटेशन के बाद फर्स्ट पैराग्राफ आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, उसमें आपने स्पेस छोड़ देनी है। फिर थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ। इस तरह आपने जो भी बातें जॉब एप्लीकेशन में लिखनी है वो इन पैराग्राफ में लिखेंगे। उसके बाद एंड पे कहेंगे माई रिज्यूमे इज़ अटैच्ड, आई एम अवेलेबल फॉर इंटरव्यू एट एनी टाइम, माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर। आप कहेंगे कि मैंने अपने रिज्यूमे यानी CV अटैच कर दी है और मैं इंटरव्यू के लिए किसी भी वक्त अवेलेबल हूँ।
नीचे अपना जो है टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल या पोस्टल एड्रेस आपने लिख देना नीचे, योर सिंसियरली। अब नीचे ये फॉर्मेट दिए गए हैं लेटर के, कुछ लेटर्स दिए गए हैं कि ये लेटर्स इस तरह लिखे जाते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। ये एक्सरसाइज 18 है कि ये जॉब एप्लीकेशन जो है, ये नीचे एक इश्तिहार दिया गया है। जिस तरह इश्तिहार होते हैं अखबारात में, तो ये इश्तिहार जो है एडवर्टीज़मेंट पढ़ के आप इसके ऊपर एक लेटर लिखें, यानी कि एक जॉब एप्लीकेशन लिखें ये एडवर्टीज़मेंट पढ़ के। यहाँ मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। जो भी एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन अगर आपको एग्ज़ाम में आती है तो ये वाली आप एप्लीकेशन लिख दें, जो भी आई यही लिख देनी है आपने। तो इसको यहाँ वीडियो पॉज करें, इसको नोट डाउन कर लें, नोटबुक में लिख लें। ये इस तरह होगी, ये आप लिख लें, वीडियो पॉज करके वीडियो को रोक के लिख लें, फिर आगे वीडियो चला के फिर मज़ीद लिख लें। इस तरह आपने ये जॉब एप्लीकेशन जो है ये लिख देनी है। जो भी जॉब एप्लीकेशन आ जाए उसके जगह पे ये लिख देनी है आपने। इसके बाद आप आ जाएं सेक्शन ई में लिसनिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि दरख्वास्त बराए मुलाजमत जॉब एप्लीकेशन देने और कॉल आने के बाद अगला मरहला जो होता है वो इंटरव्यू का होता है, जिसमें आपने कंपनी, इदारे या इदारे के सामने साबित करना होता है कि आप वाकई बासलाहियत हैं और आपकी महारतें और हुनरमंदियाँ इदारे के लिए मुफीद और मौसर साबित होंगी। इंटरव्यू जो होता है ये एक दो तरफ़ा अमल है, जिसमें एक तरफ एम्प्लॉयर जो होता है वो आपकी सलाहियतों को जांचने का मौका देता है, और दूसरी तरफ आपको भी मतलूबा काम के बारे में आगाही या फ्रेमवर्क जो है वो इदारे की तरफ से दिया जाता है। लिहाजा आपके लिए ज़रूरी है कि जॉब इंटरव्यू के लिए मुनासिब तैयारी के साथ जाएं, ताकि आप इंटरव्यू लेने वालों पर एक मुस्बत और असरअंगेज़ तासर कायम कर सकें। तो इसमें राइटर कहता है कि यू शुड अराइव एट जॉब इंटरव्यू ऑन टाइम 5 to 10 times अर्ली, 20 times अर्ली, यानी कि किस वक्त आपको जाना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम पे, या 5-10 मिनट अर्ली या 20 मिनट अर्ली। तो 5-10 मिनट अर्ली जो है ये जाना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इस तरह एट द इंटरव्यू यू शुड कंपनीज हिस्ट्री, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में पता हो, प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि जिस कंपनी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। जो सेक्रेटरी बार होता है उसको सलाम दुआ करनी चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए। तो राइटर कहता है कि आपको जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो मंदरजा झैल इक़दामात जो हैं वो आपके ज़हन में होने चाहिए। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू देने जाने से पहले। मिसाल के तौर पर स्टेप 1 है इज़ टू नो योर सेल्फ, ख़ुद अपने बारे में जानना, यानी इंटरव्यू देने से पहले अपनी अहलियतों, महारतों, दिलचस्पियों, खूबियों और खामियों का जायज़ा लीजिए और अपनी वो सलाहियतें जिन पर आपको नाज है उनकी पहचान कीजिए, ताकि आप दौरान इंटरव्यू उनको मौसर अंदाज में उनका इजहार कर सकें। ये राइटर कहना चाहता है इसमें। स्टेप 2 जो है इज़ टू नो द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो है जो आपको जॉब दे रहा है, आपको किसी हद तक मतलूबा फ़र्म या अदारे के बारे में चंद इब्तदाई मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए कि यहाँ काम की नौइयत और काम करने का तरीका कार क्या है, और ये भी कि तनख्वाह के अंदाज़न क्या होगी। स्टेप 3 कहता है राइट इज़ टू प्रैक्टिस फॉर द इंटरव्यू, यानी आप जो है अपने किसी दोस्त या दफ्तर के किसी साथी के साथ इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें और इंटरव्यू के लिए मुतवक्के जो सवालात हैं वो तैयार करें। तो इसके अलावा जो है
इंटरव्यू की तैयारी के अलावा भी कुछ चीज़ें जो हैं आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। मिसाल के तौर पर टू इम्प्रूव योर वर्बल और स्पोकन एंड नॉन वर्बल और बॉडी लैंग्वेज स्किल्स, यानी अपनी बोलने की सलाहियत को बेहतर बनाएं। आवाज़ ना ज़्यादा ऊंची हो ना बहुत ही मध्यम हो। बॉडी लैंग्वेज जो है उसका मुनासिब और मौसर इस्तेमाल करना सीखें और बात कामिल एतमाद के साथ करें। इंटरव्यू में सिर्फ दुरुस्त हकीकत पर मबनी और सवालात से मुतल्लक़ मालूमात का इजहार कीजिए। गैर मुतल्लका और इधर उधर की बातें शख्सियत के मुस्बत असर को ज़ायल कर देती हैं। तो सवालात के जो जवाबात हैं साफ़ और वाज़ेह अंदाज में दीजिए। अपने अल्फाज और चेहरे के तासरात को मुस्बत और मौसर अंदाज में इस्तेमाल कीजिए। इंटरव्यू लेने वाले को मुनासिब अंदाज में सलाम कीजिए और मुमकिन हो तो गर्म जोशी से हाथ मिलाइए। इंटरव्यू ख़त्म होते ही किसी पेशकश या ऑफ़र की तवक्को मत कीजिए और वक्त पर पहुंचने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा इंटरव्यू से कबल अपना तारफ़ करवाइए। इसी तरह की इंस्ट्रक्शन जो है राइटर यहाँ दे रहा है जो मैंने आपको बताई हैं। वही अराइव ऑन टाइम, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वक्त पर आएँ, अपने आप का तारफ़ करवाएं। इंटरव्यूअर जो है इंटरव्यू लेने वाला उसको नाम से मत बुलाएं। सैलरी के बारे में मत पूछें या बेनिफिट्स के बारे में मत पूछें जब तक एम्प्लॉयर ख़ुद उसके बारे में बात ना करे। इसी तरह की ये हिदायत जो हैं ये राइटर इधर दे रहा है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करें, अपने इंटरेस्ट्स के बारे में बात करें। तो ये हो गया आपकी यूनिट नंबर 5 कंप्लीट। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।